जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक, जो है हमारा भारतीय संविधान का भाग संख्या 4, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी जिसका जो पूरा नाम है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और हम लोग देखेंगे कि आखिर नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना अनुच्छेद आते हैं और कितना अनुच्छेद से स्टार्ट होकर के कितने अनुच्छेद में खत्म होता है। तो बात करें नीति निर्देशक तत्वों में, तो इसमें बात करते हैं अनुच्छेद की संख्या आर्टिकल 36 से लेकर के कितना, आर्टिकल 51 तक होता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद कितना तक, 51 तक खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन होता है वो होता है अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 51 तक पूरा तरह से वर्णित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो नीति निर्देशक तत्व है, यह हम लोग मान करें भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया है, तो वो लिया है दोस्तों, वो लिया है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोगों ने जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया है, वो लिया है हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और अगर बात करें जो आयरलैंड किस देश से लिया है, तो ये लिया है दोस्तों स्पेन से। आयरलैंड किस देश से कॉपी किया है, ये स्पेन के देश से। अपना स्पेन में नीति निर्देशक तत्व है, वहाँ से उन लोगों ने आयरलैंड को लिया, आयरलैंड का संविधान में लिखा गया, और आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने देख करके उस नीति निर्देशक तत्वों को फॉलो किया दोस्तों। ठीक है, देखिए, अगर पूछा जा सकता है कि वास्तव में सबसे पहले किस देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की वर्णन था, मतलब उन ऑप्शन दे देगा 4 को, और उसमें कहा जाएगा इन चारों ऑप्शन में किस देश के संविधान में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन था दोस्तों। तो वो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा आयरलैंड। आप मार के चले जाइएगा, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पेन। क्योंकि स्पेन से कौन लिया, आयरलैंड लिया है, और आयरलैंड से हम लोग कॉपी किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद की संख्या कितना है दोस्तों, 36 से 51 है। टोटल कितना अनुच्छेद आता है इसमें, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया हमारे नीति निर्देशक तत्वों का बेसिक बात है। आप ध्यान से सुनिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। कितना भागों में, 3 भागों में। ठीक है, वो कौन कौन से भाग है, वो पहला भाग होता है दोस्तों, पहला जो हमारा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा। ठीक है, जो हम लोग नीति निर्देशक तत्व है उसको 3 भागों में पढ़ते हैं। पहला भाग उनमें से क्या है, एक है समाजवादी विचारधारा है, और बात करें दूसरा भाग, वो हो गया हमारा गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, दूसरा भाग क्या हो गया, गांधीवादी विचारधारा दोस्तों। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। और जो बात करें तीसरा, उसे हम लोग कहते हैं उत्तर बौद्धिक विचारधारा। क्या कहते हैं, उत्तर बौद्धिक विचारधारा। ठीक है, देखिए, ये जो नीति निर्देशक तत्व है टोटल कितने भागों में बांटा गया है, टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया समाजवादी विचारधारा, दूसरा हो गया गांधीवादी विचारधारा, तीसरा हो गया उत्तर बौद्धिक विचारधारा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, नीति निर्देशक तत्व आखिर हम लोग किसे कहते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का जो इंग्लिश नाम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं दोस्तों। उसके बारे में देखा, और हम लोगों ने देखा जो ये नीति निर्देशक तत्व है आखिर हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो वो लिए हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने किस देश से लिया है, वो लिया है स्पेन के संविधान से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो स्टार्ट होता है अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर के अनुच्छेद संख्या 51 तक स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, जो
हम लोग का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे दोस्तों। वो कौन कौन सा है? पहला जो है दोस्तों वो समाजवादी विचारधारा वाले हैं, दूसरा जो है वो गांधीवादी विचारधारा वाले हैं, और जो लास्ट बच जाता है वो हो गया उत्तर बौद्धिक विचारधारा वाला दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ विशिष्ट यानी बेसिक नॉलेज। तो चलिए अब हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों में आने वाली वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग देखिए क्या बात करने वाले हैं हम लोग। डीपीएसपी लिख देते हैं हेडिंग पे, डीपीएसपी, ये पी जैसा दिख रहा है आपको ना, डीपीएसपी। तो इसमें जो पहला अनुच्छेद आता है दोस्तों वो आर्टिकल संख्या कितना आता है? अनुच्छेद संख्या 36। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? ये कहता है जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 36 क्या कहता है? जो नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, इसमें क्या बताता है? परिभाषा के बारे में बताता है। परिभाषा पूछा जा सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद संख्या कितना में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा का वर्णन किया गया है, तो वो कितना है? वो है अनुच्छेद संख्या 36 क्या कहता है? जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वो की संख्या कितनी होगी? आखिर नीति निर्देशक तत्व हम लोग किसे कहते हैं? ये अनुच्छेद संख्या 36 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 36 क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे आगे अनुच्छेद संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 38 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों? जो लोक कल्याण होगा मतलब लोगों का विकास, लोक कल्याण का विकास में क्या करेगा? यानी लोक कल्याण में समान व्यय आय, समान व्यय हो गया, समान आय हो गया, और प्रतिष्ठा का समान वितरण होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद संख्या हमारा 38 क्या कहता है कि लोक कल्याण, लोक कल्याण का अर्थ क्या हुआ कि विकास, लोगों का विकास, जैसे आपका डेवलपमेंट समझ में आने आता है। देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोगों का अगर हम लोगों को विकास करना है यानी हम लोग एक समाज में रहते हैं, मान के चलिए कोई किसी एक समाज का लोग गरीब हैं, ठीक है दोस्तों, और उस समाज को हम लोगों को क्या करना है? कल्याण करना है, मतलब उस समाज के विकास करना, उस समाज के क्षेत्र में। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यानी अनुच्छेद संख्या 38 क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र के यानी किसी भी वर्ग के लोगों का अगर कल्याण करना है तो उसमें क्या जरूरी होगा? यानी व्यय, उस पर जितने सारे निवेश किया जाएगा, जितने सारे पैसा खर्च किया जाएगा, और साथ ही साथ उसको उन लोगों को किसी भी व्यक्ति को अगर आप रोजगार दीजिएगा तो उस रोजगार के बदले में जितना सारा आप इनकम दीजिएगा, काम के बदले आप जो पैसा दीजिएगा, वह पैसा जो क्या होगा दोस्तों? वो एकदम समान बांटा जाएगा। मतलब मान के चलिए आप किसी एक क्षेत्र में काम कराइएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, एक शुरू हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2005 में। क्या हुआ था? मनरेगा के नाम से क्या हुआ था? एक स्कीम शुरू हुआ था दोस्तों, जिसमें क्या कहा गया था कि जो गरीब वर्ग के लोगों हैं दोस्तों, गरीब वर्ग के जो लोगों को कितना 100 दिन की रोजगार दिया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो उस स्कीम को लाने के पीछे कारण क्या था? तो वो आर्टिकल संख्या 38 क्या कहता है कि अगर आपको कोई ऐसी स्कीम लाना है और उस स्कीम मतलब कोई भी ऐसी योजना लाना है और योजना के तहत आप उसको काम कराना है तो आपको क्या कर देना पड़ेगा? समान वेतन देना पड़ेगा दोस्तों। क्या देना पड़ेगा? समान वेतन देना पड़ेगा। मान के चलिए आप किसी व्यक्ति को काम कराते हो तो उसके बदले में अगर आपको पैसा देना होगा तो वो एक व्यक्ति को जितना पैसा दीजिएगा उतना ही पैसा दूसरा व्यक्ति को भी देना होगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को ज्यादा पैसा दे दीजिएगा, एक को कम दे दीजिएगा, इससे हड़ताल उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या 38 क्या कहता है कि अगर आपको लोक कल्याण करना है मतलब किसी भी वर्ग के लोगों को कल्याण करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको जो व्यय होगा मतलब जितना सारा आप इन्वेस्ट कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको जो व्यक्ति को काम कराइएगा उसके बदले में जो पैसा आप व्यक्ति को दीजिएगा वो पैसा एकदम हर एक व्यक्ति में बराबर दीजिएगा दोस्तों, हर एक व्यक्ति में समान पैसा दीजिएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद संख्या कितना कहता है? अनुच्छेद संख्या 38 कहता है। अनुच्छेद संख्या 36 क्या कहता है? एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन आप हमें बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद, जो अनुच्छेद संख्या हमारा बच जाता है दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 38 हो गया। अब बात करिएगा अनुच्छेद संख्या 39।
अनुच्छेद 39 दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद संख्या 39 के बाद देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद संख्या 39 क्या कहता है, एक जैसा काम का समान वेतन। एक जैसा काम का एक समान वेतन कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप जैसा काम करोगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। मतलब एक जैसा काम का समान वेतन, नहीं समझे, ध्यान से देखिए। मतलब आप एक लड़की को काम कराइए, एक औरत को काम कराइएगा और एक पुरुष को काम कराइएगा। लेकिन क्या होता था पहले के ज़माने में, पुरुष को ज़्यादा तनख्वाह दिया जाता था, महिला को कम तनख्वाह दिया जाता था। लेकिन दोनों काम एक ही जैसा करते थे, दोनों काम सही टाइम पे आते थे। मान के चलिए अगर 10 बजे आना है तो महिला भी 10 बजे आएगी, अगर 10 बजे आना है तो पुरुष भी 10 बजे आएगा। लेकिन जब पैसा देने का बात आता था तब महिला को कम पैसा दिया जाता था, पुरुष को ज़्यादा पैसा दिया जाता था। वो पहले ज़माने में होता था। लेकिन जब से हमारा जो संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद संख्या 39 क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, अगर हो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपको अगर काम कराना है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा, समान पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप महिला से काम करा रहे हो तो उसको कम वेतन दीजिएगा, पुरुष से काम करा रहे हो तो उससे ज़्यादा वेतन दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो एक जो मतलब आपको किसी भी क्षेत्र में काम कराना है, वो चाहे महिला हो चाहे वो स्त्री हो, मतलब पुरुष हो, तो आपको क्या देना होगा, समान वेतन देना होगा दोस्तों। ये कहाँ वर्णन है, ये हमारा अनुच्छेद संख्या 39 कहता है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 39 क्या कहता है कि एक जैसा काम का समान वेतन। ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम को अब महिला से करा रहे हो, पुरुष से करा रहे हो, लेकिन जब पैसा देने की बात आता है तो महिला को कम पैसा देते हो, पुरुष को ज़्यादा पैसा देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अनुच्छेद संख्या 39 के बारे में पूरी तरह से बताया गया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में काम कराना हो तो आपको वेतन एकदम से बराबर देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद संख्या 39, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आर्टिकल संख्या 40, जिसे हम लोग अनुच्छेद संख्या 40 कहते हैं। यह अनुच्छेद संख्या 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम लोग खास करके जो ग्रामीण इलाके से, जो गाँव के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है भाई, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों ग्राम पंचायत। देखिए दोस्तों अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 40 में वर्णन है ग्राम पंचायत के बारे में दोस्तों, ठीक है। वही ग्राम पंचायत जो कि एक गांव के लेवल पे न्याय का काम करती है। जैसे मान के चलिए किसी एक गांव में, क्षेत्र में किसी भी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो गया तो उसको, उस लड़ाई को सुलटाने का काम, उस लड़ाई को, झगड़ा को बंद करने का काम कौन करती है, हम लोग का जो ग्राम पंचायत है। वहाँ पर एक बैठक होता है, वहाँ पर एक मुखिया होता है। वह क्या एक ग्रामीण इलाके में एक सरकार के रूप में कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने अगर देखा होगा कोई गांव में अगर कोई दो व्यक्ति के बीच में जमीन का लड़ाई हो जाता है, जमीन का विवाद हो जाता है, या फिर कोई अन्य क्षेत्र से लेकर के अगर लड़ाई हो जाता है, मारपीट हो जाता है, दे धमाधन मारपीट हो जाता है, तो उनका विरोध, उनका जो रख रखाव, उन लोग का जो बचाव करता है वो कौन करता है, उनके बीच में जो नियम बनाता है कि आखिर तुम लोग ये दोनों काम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मिलजुल के रहना चाहिए, उन लोगों के बीच सही न्याय करता है। तो वो न्याय कौन करता है दोस्तों, वो करता है पंचायत। और पंचायत में क्या होता है, एक मुखिया होता है। तो यह जो प्रथम जो देखा था दोस्तों, सबसे पहले जो ये शुरुआत किया था दोस्तों, वो कौन किए थे, वो हम लोग के जो महात्मा गांधी का एक सपना था दोस्तों कि हर गांव के लेवल में भी एक न्याय हो, ठीक है दोस्तों। तो उसी न्याय यानी पंचायत के बारे में अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है, अनुच्छेद संख्या 40 बताता है दोस्तों ग्राम पंचायत के बारे में बताता है। अनुच्छेद संख्या 40 क्या बताता है, केवल और केवल ग्राम पंचायत के बारे में बताता है कि आखिर हम लोग ग्रामीण पंचायत क्यों लाना चाहते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण पंचायत यानी पंचायत के लाने से बहुत से ग्रामीण इलाकों को, लोगों को अगर न्याय पाने के लिए कहीं दूर दराज के शहर में जाना नहीं पड़ता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी भी राज्य का अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो वो उस राज्य के राजधानी में रहता है, राजधानी में तो रहता है। और मान के चलिए कोई दूसरा राज्य जिला का व्यक्ति है तो क्या करेगा, राजधानी आने के लिए उसको तो पैसा खर्चा होना पड़ेगा ना। और कोर्ट क्या करेगा, तारीख पे तारीख देगा, जिससे व्यक्ति को बहुत ही पैसा नुकसान होगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ उसका समय भी कितना जाएगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो महात्मा गांधी का एक सपना था कि हर गाँव, ग्रामीण इलाकों में एक पंचायत होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और ये पंचायत हुआ भी दोस्तों, ठीक है। और ये अनुच्छेद संख्या 40 में कहा गया है कि प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में पंचायत का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या कहता है अनुच्छेद संख्या
40 क्या कहता है दोस्तों, ये जब ग्राम पंचायत का गठन कहता है अनुच्छेद संख्या 40, अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है कि ग्रामीण पंचायत का गठन दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्रामीण पंचायत आखिर क्या कहते हैं, पंचायत का स्थापना कब होता है दोस्तों सबसे पहले, तो वो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हमारा ग्रामीण पंचायत है दोस्तों, वो होता है हमारा 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको पंचायत का गठन किया जाता है। कब किया जाता है, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो ग्रामीण पंचायत है दोस्तों उसको लाया जाता है। कितना, 73वां संविधान संशोधन 1993, कितना 1993 में दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1993 में क्या किया, पहली बार संविधान संशोधन होता है। पहली बार नहीं बात करें, 73वां संविधान समझ रहे हैं, मतलब 73 बार कर चुका है, पहला तो हम लोगों ने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये जो 73वां संविधान संशोधन होता है उसका होता है 1993 में होता है। उस समय जो ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, ग्रामीण पंचायत की बात की जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पहला ग्रामीण पंचायत स्थापित होता है, मतलब पहला पंचायत स्थापित होता है दोस्तों, वो राजस्थान के नागौर जिले में होता है। राजस्थान के ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो पहला जो पंचायत स्थापित होता है, मतलब भारत में प्रथम बार अगर किसी जिला में अगर पंचायत बसता है, मतलब पंचायत बनाया जाता है, तो वो कौन सा जिला है, वो है राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार पंचायत स्थापित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और धीरे धीरे अभी तो आप लोग जानते हो भारत के हर एक ग्रामीण इलाका में पंचायत स्थापित किया गया दोस्तों, जिसमें बहुत सारा चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पंचायत है दोस्तों, पंचायती को हम लोगों को जो बलवंत राय मेहता है, एक समिति है जिसका नाम क्या है, बलवंत राय मेहता द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा इसे क्या बनाया गया है, त्रिस्तरीय। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ये जो हमारा पंचायत है, पंचायत कितना स्तर में बांटा गया है, तो पंचायत त्रिस्तरीय बनाया गया है। और वो किस समिति की सिफारिश पर, वो बलवंत राय मेहता द्वारा इसे क्या बनाया गया है, त्रिस्तरीय, इसे स्तरीय बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता है, बलवंत राय मेहता के द्वारा जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसको हम लोगों ने देखा कितना, त्रिस्तरीय भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। कितना भागों में, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्टेजेस में हम लोगों का जो पंचायत है वो बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको अनुच्छेद संख्या 40 क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए एक बार फिर से पूरे ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम लोगों ने क्या देखा, अनुच्छेद संख्या 36 देखा। अनुच्छेद संख्या 36 किसके बारे में बताता है, जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसके परिभाषा के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद संख्या 38, जिसमें हम लोगों ने देखा अगर आपको किसी एक समाज का विकास करना है, किसी एक ग्रुप यानी लोगों का कल्याण करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोस्तों, जो व्यय है, जो आय है और जो उसमें जो प्रतिष्ठा है, जो वो समान व्यक्ति को बराबर रूप में देना होगा दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा वेतन देते हो, किसी व्यक्ति को कम वेतन देते हो, तो ये आप लोगों की, हम लोगों का समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इससे हमारा समाज विकसित नहीं हो सकता है दोस्तों, होने से हम लोग का लोक कल्याण भी नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। यह अनुच्छेद संख्या 38 कहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद संख्या कितना, 39 देखा। तो अनुच्छेद संख्या 39 में क्या कहा गया है कि एक जैसा काम का समान वेतन। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति हो या फिर महिला हो, आप दोनों से अगर काम कराते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी भी एकदम महिला को पुरुष को बराबर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि महिला को कम सैलरी दीजिएगा, पुरुष को ज़्यादा सैलरी दीजिएगा। लेकिन क्या होता है कि पहले ज़माने में ऐसा होता था, काम पर दोनों को समान टाइम पर बुलाया जाता था और समान टाइम पर छुट्टी भी दिया जाता था। लेकिन जब पैसा देने की बात होती थी तब क्या किया जाता था, महिला को कम पैसा दिया जाता था, पुरुष को ज़्यादा पैसा दिया जाता था। तो अभी क्या किया गया है, जो हमारा अनुच्छेद संख्या 39 क्या कहता है, इसका सख्त विरोध करता है। आपको ऐसा नहीं करना होगा दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या हमारा 39 बताता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद संख्या 40। तो अनुच्छेद संख्या 40 क्या कहता है, यह कहता है ग्राम पंचायत का गठन, जिसमें हम लोगों ने देखा जो ग्रामीण पंचायत है दोस्तों, वो हमारा महात्मा गांधी का राष्ट्रीय पिता जो महात्मा गांधी थे, उनका सपना था कि पंचायत एक राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में, उस समय जो हम लोग का जो पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाता है। और वो जो प्रथम पंचायत जो किस
राज्य में स्थापित किया जाता है वो राजस्थान राज्य, जिसका जिला का नाम क्या है, नागौर जिले में प्रथम बार स्थापित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और हम लोग बात करें जो हमारा पंचायती व्यवस्था है वो टोटल त्रिस्तरीय व्यवस्था माना जाता है। और ये किसके सिफारिश पर, ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय माना जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।